हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। लेपिस क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफी अहमद नई टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है। देखिए, हमारे बोर्ड में सबसे ज्यादा मालूम किया जाने वाला क्वेश्चन जो है वो ये है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं। चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बातें। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, तो देखिए, एक वैज्ञानिक हमारे मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने एक विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिया और सिद्धांत के अनुसार हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देख क्या है इस सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में संचित होती है। या कह दीजिए, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा इसे बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार कि जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है तो उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन उत्पन्न होते हैं या त्वरित आवेश का कोई कण उत्पन्न होता है और इन दोलनों से जो है तरंग उत्पन्न होती है। जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। या आप सीधी सीधी बात भी लिख सकते हैं कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होती है या उत्सर्जित होती है। तो जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन तरंगों को हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है, देखिए, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन बात यह है आगे कि इन तरंगों का जो आयाम होते हैं, इन तरंगों के वैद्युत क्षेत्र के आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के जो आयाम होते हैं वो परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। अब यही कंडीशन जो है, यही जो बात कही है मैंने कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होने के कारण इन तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, यही बात कही है। और बात यह है, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत है तो इनके संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। तो यही कंडीशन जो होती है वो इनकी शो करती है कि इनकी तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है। अब यहाँ पर जो है मैक्सवेल ने अपनी गणना के अनुसार यह सिद्ध किया कि इन तरंगों का जो वेग है वो 3 × 10⁸, यानी कि जो तरंगों का वेग बताया यहाँ पर वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अर्थात ये बात कही यहाँ पर कि इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जबकि प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का होता है। अब इसमें बात यह है, कभी कभी यहाँ पर विशेषताएं आ जाती हैं। जब विशेषताएं कह दीजिए, प्रतिबंध कह दीजिए, प्रतिबंध कह दीजिए आप, इसमें प्रतिबंध भी कह सकते हैं आप, या शर्तें भी हो सकती हैं इनमें, या आप शर्तें या कह दीजिए आप इसमें गुण। इनके गुण क्या हैं ये बात इसमें आ सकती है। आप इसमें विशेषताएं या प्रतिबंध, शर्तें, गुण ये बात आती है। तो नंबर एक बात यह है कि ये गतिमान त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं और इनका जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होता है और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है और माध्यम में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वो परस्पर लंबवत होते हैं और इनका वेग जो होता है निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ये गुण है इनके, 3-4 गुण है, 4-5 गुण है, तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। और इनके लिए जो फॉर्मल कंडीशन है वो है E0/B0 बराबर C होता है। क्या होता है? E0/B0। अब यहाँ पर जो E0 है वो मेरे पास है वैद्युत क्षेत्र का आयाम और V0 जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। यानी कि हेयर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हेयर E0 इक्वल टू है विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र का आयाम, यहाँ पर ये आयाम है। उसके बाद जो V0 है वो बराबर है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है आपका ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है E0 और V0 जो है वो हमारे, देखिए E0 जो है विद्युत क्षेत्र का आयाम है जबकि V0 जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। इन दोनों का जो रेशो है वो C के बराबर होता है। C क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल है। और यही यहाँ पर दिखा, देखिए
ये जो विद्युत क्षेत्र है चुंबकीय परस्पर लंबवत है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये दोनों आपस में परस्पर लंबवत दिखाया गया है इसमें। और तरंग के संचलन की दिशा जो है वो एक्स की दिशा में है। लेकिन जब वो तरंग एक्स अक्ष की दिशा में संचरण करेगी तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वाई अक्ष की दिशा में दोलन करेगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जेड एक्स की दिशा में दोलन करेगा। ये इसमें बात हमारी कंडीशन होती है इसमें। ये अब बात अगला क्वेश्चन जो है इसमें जो है चित्र की सहायता से समझाई कि ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो अनुप्रस्थ प्रकृति की कंडीशन में बता दें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होने के कारण इन तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तरंग संचलन की दिशा भी, यानी इनकी दिशा जो होती है वो तरंग संचलन की दिशा के लंबवत होती है, इसलिए इन तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है। तो ये बात थी चित्र की सहायता से बताना था इसमें। उसके बाद आता है विस्थापन धारा। हमारे पास क्या है आपकी विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या होती है ये बात बतानी है, और इसका सूत्र भी लिखना है आपको इसमें, तो विस्थापन धारा का सूत्र भी इसमें लिखिए। तो विस्थापन धारा जो होती है, जब हम किसी संधारित्र को आवेशित किया करते हैं, क्या किया जाता है कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसकी प्लेटों के बीच में जो है विद्युत क्षेत्र जो होता है वो परिवर्तित होने लगता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जिससे एक धारा प्रवाहित हो जाती है। और क्या होता है कि जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसकी प्लेट को क्षेत्र, उसकी प्लेटों के बीच में जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो परिवर्तित होने लगता है, जिससे प्लेटों के बीच एक धारा प्राप्त होती है। और जब धारा प्राप्त होती है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के कारण ही उत्पन्न हुआ है। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बात ये कही गई यहाँ पर, इससे हमें यह अंदाजा होता है कि हमें ये शो होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हमें ये आभास हो जाता है कि संधारित्र की प्लेटों में के बीच एक आभासी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस आभासी धारा को ही हम विस्थापन धारा कहते हैं। इससे आईडी से प्रदर्शित करने, किससे करते हैं आईडी से इसे प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं हम। यहाँ पर द्वारा संलग्न में जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसके प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होने लगता है, जिससे संधारित्र की प्लेटों के बीच धारा प्रवाहित होने लगती है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो हमें ऐसा आभास होता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक आभासी धारा प्रवाहित हो रही है। इस आभासी धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं, और इसको हम आईडी से प्रदर्शित करते हैं। और आईडी इक्वल टू होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, जो विस्थापन धारा हम करेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी बटे डी टी, ये इसका फॉर्मूला है विस्थापन धारा के लिए। अगर चलन धारा होती है तो चलन धारा होती है आईसी, यानी चालन धारा जो होती है उसको हम करते हैं आईसी से। कैसे करते हैं आईसी से, तो देखिए हमारा विस्थापन धारा आईडी व आईसी के बीच जो कोण होता, बीच का कोण वो होता है 90। ये ध्यान रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक जो मैंने बताया। इसमें चलन धारा और विस्थापन धारा के बीच का जो कोण होता है वो 90 होता है, याद रखना है। ये भी 2024, 25 और 23 में क्वेश्चन आया था कि विस्थापन धारा और चलन धारा के बीच का कोण बताइए। तो चलन धारा और विस्थापन धारा के बीच का जो कोण है वो हमारे पास जो है वो 90 होता है। दूसरी बात यह है कि इसके एम्पियर जो हमारे पास मैक्सवेल एम्पियर का जो परिपत्र नियम के अनुसार विस्थापन धारा और चलन धारा के बीच का समीकरण लिखिए, ये भी पूछ देता है। तो इसके जो विस्थापन धारा और चलन धारा के बीच का जो समीकरण होता है वो होता है इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू होता है हमारे पास म्यू नॉट इंटू, है ना, हमारे पास आईडी प्लस आईसी। ये इसका है फॉर्मूला हमारे पास एम्पियर का परिपति है, मैक्सवेल एम्पियर का परिपति नियम जो होता है, जो चलन धारा और विस्थापन धारा के बीच का फार्मूला होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला लिखने के लिए, ये भी सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। और विस्थापन धारा तो हर साल कह रहे हैं विस्थापन धारा की विवेचना कीजिए, क्वेश्चन आता है हर बार कि विस्थापन धारा की विवेचना कीजिए, किसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये भी आ सकता है इसमें ना। और विस्थापन धारा और चलन धारा के बीच का कोण की भी बात कर सकता है। तो विस्थापन धारा आईडी और चलन धारा आईसी के बीच का जो कोण होता है वो 90 होता है, यानी कि परस्पर लंबवत होते हैं हमारे पास ये। और एम्पियर मैक्सवेल का जो समीकरण है हमारा विस्थापन धारा और चलन धारा के बीच का वो ये है आपका इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आईडी प्लस आईसी होता है। अब मान लीजिए इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी इसमें भी,
मान लिया आपको दे दिया कि वैद्युत क्षेत्र का आयाम हमारे पास हमें ई नॉट दे दिया आपको 20 वोल्ट प्रति मीटर। आपसे कह दिया कि एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत क्षेत्र आयाम जो है वो 20 वोल्ट प्रति मीटर है। तो इसका विद्युत क्षेत्र का आयाम, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। कहेगा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, ये निकलवा लेगा आपका, या चुंबकीय क्षेत्र दे देगा तो वैद्युत क्षेत्र भी निकलवा सकता है आपसे, इसमें कोई वैसे नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी कि V नॉट का मान बताइए, यानी कि विद्युत क्षेत्र का आयाम है आपका, क्या है आपका विद्युत क्षेत्र का आयाम, यानी विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है ई नॉट बराबर 20 वोल्ट प्रति मीटर दे दिया आपको। ऐसे कहेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो विद्युत क्षेत्र का आयाम है वो 20 वोल्ट है प्रति मीटर है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला हमारे पास ये होता है ई नॉट बटे वी नॉट बराबर सी के होता है। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पर फार्मूला यूज कर देंगे हम, यहाँ पर ई नॉट बटे वी नॉट बराबर सी। तो हमें बी निकालना, तो बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बटे सी। तो ई नॉट का मान है 20, इसका मान होता है 3 × 10⁸। अब जानते हैं निर्वात प्रकाश की चाल जो सी होती है वो 3 × 10⁸ होती है। अब जैसे 3 × 3 और 3 × 6 18, ये गया आपका 6 और 7 आ जाएगा आपका ये। तो वी नॉट इक्वल टू आ गया वो 6.67 × 10⁻⁸ टेस्ला, यानी कि ये 10⁻⁸ है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकल गया आपका यहाँ पर वी नॉट इक्वल टू 6.7 × 10⁻⁸ टेस्ला। ऐसा हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र आयाम देगा तो विद्युत क्षेत्र का आयाम निकालना होगा। इसका समीकरण जो कह जाता है, इसकी जो समीकरण है होती है वो होती है हमारे पास ई बराबर ई नॉट साइन, है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्लस में भी हो सकती है, ये इसका समीकरण है। अगर वो y के रूप में होगा तो यहाँ हो जाएगा ई वाई बराबर ई नॉट, है ना, साइन, यहाँ हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस पर सवाल आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी जेड बराबर हो जाएगा वी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये मेरे पास हो गया चुंबकीय क्षेत्र के लिए। चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण हमारे पास बी जेड बराबर वी नॉट साइन ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जब अगर ई वाई लिखा हुआ है तब ई जेड में लिखेंगे आप, अगर ये दिया हुआ तो इसको लिखेंगे आप। समीकरण जो होता है वो ई बराबर होता है ई नॉट साइन के एक्स इंटू ओमेगा टी, ये मेरे पास का समीकरण होता। तो बहुत सारी टॉपिक मैंने इसमें कर दिया, क्योंकि ये रेडियो तरंगे सूक्ष्म तरंगों में किसी आवर्ती ज्यादा होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। देखिए हमारे पास जो सूक्ष्म तरंग होती है उनकी आवर्ती इन दोनों में से ज्यादा, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगों में से आवर्ती किसकी ज्यादा होगी, हमारे पास सूक्ष्म तरंगों की आवर्ती, सूक्ष्म जो तरंगे होती है उनकी आवर्ती ज्यादा होती है, जबकि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं रेडियो तरंगों का यूज कहाँ होता है, तो रेडियो तरंगों का यूज ज्यादातर हम रेडियो दूरसंचार में हम करते हैं, और दूरसंचार में, और जो हमारे सेल फोन होते हैं तो मोबाइल के रूप में भी हम इनके रेडियो तरंगों का यूज करते हैं। इनके उपयोग रेडियो तरंगों के उपयोग थे यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास वीडियो आज यहाँ तक पूरी होती है। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।